नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम में। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस जो है कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर साइंस, जनरल साइंस के। तो उसी के क्रम में आज हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन है वो 11th नंबर का, जिसमें हम लोग जनरल साइंस के, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुनरावृत्ति जिनकी होती है सभी परीक्षाओं में, उनसे संबंधित हम लोग जो है विद व्याख्यात्मक रूप में हम लोग इस पर डिस्कशन के साथ में छात्रों जो है यहाँ पे आगे हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण और उपयोगी भी हम कह सकते हैं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो टर्म है जो आज हम यहाँ आपको बताएं, हो सकता है कि आने वाली आगामी किसी भी परीक्षा में वो पूछा जाए छात्रों, इसीलिए हम चाहेंगे कि लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है, हम लोग बिल्कुल केयरफुली पढ़ेंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगे छात्रों प्रश्न बहुत हल्का है, बहुत ज़्यादा सरल है, ईजी है, इस पर मत जाइएगा। हमने कहा जो सरल प्रश्न होते हैं तो उनकी गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी उसमें नॉट लग जाता है, कभी उसमें कुछ लगा रहता है, जिससे कि हम लोग जल्दबाजी में उस क्वेश्चन को समझने से पहले जो है करने की कोशिश करते हैं और वहां पे गलती कर बैठते हैं। तो पहला प्रश्न छात्रों कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? छात्रों ठीक है, यानी कैरी करता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन आपको पता है कि हमारे फेफड़े में सबसे पहले पहुंचाई जाती है और उसके बाद उसका वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो छात्रों यहाँ पहला विकल्प है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे आरबीसी बोलते हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी। तीसरा है छात्रों प्लाज्मा। प्लाज्मा भी आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। और चौथा ऑप्शन है नर्व यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें छात्रों तो आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं भी बोलते हैं, ये हमारे रक्त में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती हैं, तकरीबन मिलियन में पाई जाती हैं छात्रों। इनकी तादाद जो मिलीमीटर में, मिलियन में पाई जाती है। इनकी बहुत ज्यादा लाइफ नहीं, वो 120 दिन या 4 महीने होती है। और इनका जो अभी शेप होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। इनका जो मुख्य कार्य है छात्रों वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है, जिसमें कि ऑक्सीजन को लाना और CO2 को ले जाना, ये इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है छात्रों इनका कार्य है। तो दिए गए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प तो आप जानते ही छात्रों, व्हाइट ब्लड सेल, जो कि कम तादाद में इनसे है, इनकी आयु भी काफी कम है, लेकिन ये हमारे शरीर में डिफेंस का काम करती हैं। तीसरा ऑप्शन प्लाज्मा है, जो कि हमारे ब्लड का एक लिक्विड वाला पार्ट है, ठीक है, जो कि आपको लगभग 55% आपके टोटल ब्लड का पार्ट होता है। नर्व आप छात्रों जानते हैं, जिन्हें हम तंत्रिका कहते हैं। तो दिए गए पहले प्रश्न के अंदर उत्तर एक यहाँ पे आरबीसी बिल्कुल करेक्ट होगा। या आप इनका शेप दे सकते हैं छात्रों। इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आते हैं कि इनका आकार कैसा होता है, इनमें नाभिक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है छात्रों, इनका कार्य क्या है, इनकी औसत आयु क्या है, और ये कब घटती हैं और कब बढ़ती हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो कि हमने आपको क्लास में करवा दी है छात्रों, जो क्रैश कोर्स के अंतर्गत, उसको आप जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके खास तौर से स्टेट पीसीएस के अंदर अगर देखा जाए छात्रों, तो हमने आपसे बताया था कि रोग जो होते हैं, बीमारियां कई प्रकार से हो सकती हैं, उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं। कोई जीवाणु से, कोई कीटाणु से, कोई फफूंद से, कोई प्रोटोजोआ के द्वारा, कोई छात्रों हेलमिंथीस के द्वारा, ठीक है छात्रों, पैदा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे रोग हैं जो कि धातुओं के द्वारा हो रहे हैं। यहाँ पे मेटल लिखा है, जाहिर सी बात है आपको पढ़ा भी होना चाहिए कि इटाई नामक रोग है, जो कौन सी धातु के द्वारा जिम्मेदार है, यानी कौन सी धातु जिम्मेदार है इटाई नामक रोग से। तो छात्रों आपको पता होना चाहिए कि इटाई जो नाम है वो एक जापानी नाम है, क्योंकि जापान के अंदर इस रोग को इटाई कहते हैं छात्रों। से पहला विकल्प है कैडमियम भी आप जानते ही हैं, ठीक है, निकिल है, क्रोमियम है और मर्क्यूरी है, यानी कि पारा है, जिसे हम बोलते हैं पारा छात्रों, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगाइए छात्रों, चारों धातु हैं। इसमें से अगर हम बात करें तो कम से कम 2 धातुएं, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अगर हम लोग देखें तो ये इन दोनों से एक एक सवाल बनते हैं एग्जाम में। पहला सवाल आपने देखा होगा कि कैडमियम से इटाई नामक रोग पैदा होता है, और ये कैडमियम मिलती कहाँ है? सिल्वर माइन में, बेसिकली खदान में श्रमिकों के पास ये जो है शरीर में जाकर छात्रों ये इनके, ठीक है, सिस्टम को गड़बड़ करती इटाई के अंदर, मतलब उनकी शरीर में खास तौर से अस्थि तंत्र या स्केलेटन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, इसलिए इसको इटाई। लेकिन अगर आप बात करें मर्क्यूरी की बात छात्रों, तो आपने एक बेहद इंपॉर्टेंट बीमारी का नाम सुना, वो भी जापान की बीमारी है। उसमें आपने सुना होगा, जापान का मतलब ये कि जापान में सबसे पहले उसके ऊपर अध्ययन करके उसको पता किया गया। नाम है छात्रों उसका मिनामाटा, नाम सुना होगा आपने, मिनामाटा मर्क्यूरी से, यानी जो है ये धातु से पैदा होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो दिए गए प्रश्न नंबर 2 के अंदर अगर हम बात करें छात्रों, तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कैडमियम के द्वारा इटाई नामक रोग से इंसान ग्रसित हो सकता है, ठीक है।
छात्रों तीसरा प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया, आप जानते हैं गैल्वेनाइजेशन जिसको हमने बताया भी है इसको, कि प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है, यानी किसका डिपोजिशन किया जाता है लोहे के ऊपर, जब हम कोई एक प्रोसेस का नाम देते हैं गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। छात्रों तो पॉलिश किसकी की जाती है, टिन की, ठीक है, जिंक की, कॉपर की और एल्युमिनियम की। तो छात्रों जो गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है, इसको भी हमने आपसे बताया था कि ये जो गैल्वेनाइज किया जाता है ये हमें धातु को यानी लोह धातु को बचाने के लिए, मोर्चे से, जंग से, ऑक्सीडेशन से, इरोजन से बचाने के लिए हम उस पर पॉलिश करा देते हैं जिंक की। छात्रों याद रखिए, और जिंक का सिंबल Zn होता है, इसको हम जस्ता भी बोलते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन से करने से क्या होता है कि बड़ी तेजी के साथ अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक का होगा, ना कि आयरन का होगा। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इसीलिए किया जाता है, चाहे वो आपके स्क्रूज हों, नट बोल्ट होते हैं। छात्रों आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे आपने जो फ्रेम देखे होंगे जिसके ऊपर ये पॉलिश होती है, ये जो कंटेनर होते हैं आपके फूड प्रोसेस करना जिसमें रखा जाता है, इसके अंदर एक गैल्वेनाइज पॉलिश होती है। छात्रों इसी के लिए इसको कहा जाता है गैल्वेनीकरण, जिससे जिंक कर देते हैं। तो जिंक से क्या होता है कि टिन जो होता है छात्रों या लोहा है वो रिएक्ट नहीं करता आगे फर्दर किसी और चीज से, और उसका इरोजन भी जो है रुक जाता है, यानी क्षरण होना समाप्त हो जाता है। चौथा प्रश्न कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। गुड क्वेश्चन है और काफी ज्यादा छात्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सवाल तो आपने खूब सुना होगा छात्रों, CFC के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब एक सवाल ये भी आ गया, देखने में तो सवाल में दम बिल्कुल नहीं है, लेकिन छात्रों बड़ा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है ना, जब आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, बहुत ज्यादा विशिष्टकरण करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे आपने CFC रट बैठे हैं भाई, CFC क्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है, फ्रियॉन गैस है, ये है वो है, कि जो ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करती है, नुकसान करी। लेकिन यहाँ तो तत्व सीधा सीधा आपसे पूछ ले रहा। तो पहला तत्व दिए कार्बन, दूसरा दिए क्लोरीन, तीसरा सिलिकॉन और सल्फर है। तो सबसे बड़ी बात यह है छात्रों, CFC के अंदर जो है वो हैलोजन गैस, याद रखिएगा, हैलोजन तत्व, सॉरी गैस नहीं, हैलोजन तत्व यानी लवण वाले तत्व। तो अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ा है तो आपको पता होगा, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल के अंदर 17वां जो वर्ग है, 17 ग्रुप है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन है। तो छात्रों आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर कि अन्य को छोड़ दें, क्लोरीन के अलावा सभी जो है वो 17 ग्रुप में नहीं आते हैं। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा डेंजरस जो कि ओजोन लेयर को, ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लेट करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ब्रेक डाउन करती है, वो है क्लोरीन। तो सवाल भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है तत्व है या गैस है जो कि सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाती है तो ओजोन को, तो आप कहेंगे छात्रों क्लोरीन। तो दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 का अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी छात्रों बिल्कुल करेक्ट होगा। और ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती, जैसे पूर्व परीक्षा हमने कक्षाओं में आपको जो है क्लासेस सेशन में बताया कि जो ओजोन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज पर, यानी सीधा जो हमारा पराबैंगनी किरणों का जो है सीधा उससे हमें वो रक्षा करती है, हमारी त्वचा को बचाती, नहीं तो स्किन कैंसर हो जाए। 5वां प्रश्न कहता है कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से, या आपको फिल इन द ब्लैंक है, एक तरह से आपको भरना है इसमें कि इनमें से 4 आपको लॉजी लिखा है। लॉजी का मतलब होता है विज्ञान की शाखाएं जिनमें हम अध्ययन करते हैं। तो आपको बताना है कि वो भाई कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी, यहाँ पे लिखा है माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, यानी यहाँ पे कह रहा इनमें से माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों के सूक्ष्म शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है छात्रों। तो बड़ा अच्छा ही सवाल है। कोशिका से मिला तो हमारा ऊतक बना, ऊतक से मिला तो जो है ऊतक के बाद अंग बना, अंग मिले कई सारे तंत्र बना, और तंत्र के बाद शरीर बन गया, तैयार हो गया। शरीर का सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कोशिका। तो कह रहा कोशिका और शरीर में ऊतक, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक। तो यानी उनका माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसे हम एंटेमोलॉजी कहते हैं, पैलिएंटोलॉजी कहते हैं, एक थियोलॉजी बोलते हैं, या हिस्टोलॉजी। तो छात्रों स्टडी ऑफ टिश्यूज यानी ऊतकों का अध्ययन अगर हम बात करें, या ग्रुप ऑफ यूनिफॉर्म सेल की अगर हम बात करें, एक कार्यात्मक संरचनात्मक इकाइयों के समूह के बारे में बात करें, तो उसे हम ऊतक कहते हैं। और ऊतकों का अध्ययन छात्रों विज्ञान की एक शाखा हिस्टोलॉजी में करते हैं। एक थियोलॉजी में छात्रों हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं, मत्स्य का करते हैं। पैलिएंटोलॉजी में आपको पता है जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स का करते हैं। और एंटीमोलॉजी में हम लोग कीट विज्ञान यानी कि इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं। दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 में छात्रों आपको पता है कि इसका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं।
अगला प्रश्न नंबर 6 छात्रों कहता है कि रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। छात्रों जंग आप जानते हैं, मोर्चा भी बोलते हैं, जंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट टू अकर, यानी कि मोर्चा लगने के लिए, जंग लगने के लिए इसमें से 3 कौन से संघटक या घटक हैं यानी कंपोनेंट हैं, वो आपको बताना जो मोर्चा लगाने के लिए उपयोगी हैं यानी जरूरी हैं। तो अब मोर्चा जबरदस्ती तो नहीं लगाया जाएगा छात्रों, ये भी बात है कि उपयोगी ना कह के इसके लिए उत्तरदायी कहें तो ज्यादा सही होगा। यहाँ पे कह रहा है कि स्टील है, आयरन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा कह रहा है हीलियम, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तीसरा कह रहा है कि आयरन, नाइट्रोजन एंड मॉइस्चर, नमी वगैरह, ठीक है। और चौथा कह रहा है आयरन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो ये वाले में छात्र जो बहुत ज़्यादा दम है, कारण है कि आयरन तो होना ही है, जिसमें हम लोग कह देंगे कि आयरन, क्योंकि भाई जंग जो लगती है मोस्टली वो आयरन में लगती है। फिर उसके बाद आ गया छात्रों ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन तो हवा में है ही है, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज करता है, यानी ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा छात्रों, लास्ट तक बने रहिएगा कि ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीडाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो ऑक्सीजन हो गई, वो ज़रूरी था, और ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं, सिवाय इसके छोड़कर, ठीक है छात्रों। यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन होना ज़रूरी, क्योंकि आप भाई लोहे में जंग लगना एक प्रकार का क्षय है, विनाश है, डिके है, इसलिए इसका ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब छात्रों नमी, यानी पानी, नमी का होना ज़रूरी। तो आपने देखा है छात्रों जब जंग लगती है चीज़ों के अंदर तो वो किस प्रकार से लगती है। देखिए आप, इसके अंदर जंग लग रही है, इसका मतलब यहाँ पे नमी भी है, ऑक्सीजन भी है पर्याप्त मात्रा में, और किस पर लग रही है, आयरन है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी छात्रों यहाँ पे दिए गए प्रश्न के अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 कहता है भाई आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे एक शाखा होगी। कहता है कि एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पौधों के पराग, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों, जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे छात्रों जीवाश्म, जीवो, जीवित और जीवाश्म, यानी, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पौधों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे पौधों के पराग, बीजाणु और सूक्ष्म प्लवक, यानी कि बीजाणु छात्रों, पॉलन ग्रेन आप सुने होंगे, पराग कण के बारे में आपने सुना होगा। पौधा क्या करते हैं भाई, रिलीज करते हैं, जैसे मेल गैमीट्स बोलते हैं इसको, नर युग्मज बोलते हैं छात्रों। ये उड़ के हवा के द्वारा, जंतु के द्वारा, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा, चीटा चीटी के द्वारा छात्रों, और चिड़िया के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी क्या होता है, ये उड़कर नर जननांग से मादा जननांग तक पहुंचता है। फिर उसके बाद निषेचन होता है, फिर बीज बनता है छात्रों, फल वल बनता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि विज्ञान की कौन सी शाखा जिसमें हम इनका अध्ययन करेंगे, तो इथनोबॉटनी, डेंड्रोलॉजी, पैलियोबॉटनी और पैलिनोलॉजी, ठीक है छात्रों। अगर हम बात करें ऑप्शन सी पैलियोबॉटनी छात्रों, तो ये एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कि किससे संबंधित है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना जीवाश्म, वो भी अगर वनस्पति वाले खासतौर से जीवाश्म के बारे में बात करें, यानी प्लांट फॉसिल्स के बारे में बात करें तो पैलियोबॉटनी। अगर हम एनिमल फॉसिल्स के बारे में बात करें तो छात्रों पैलिएंटोलॉजी, जैसे डायनासोर, तो डायनासोर यानी से हमने पहले पढ़ा कि जंतु जीवाश्म के बारे में अध्ययन करना है तो पैलिएंटोलॉजी, और पादप जीवाश्म या पादप से रिलेटेड अगर पढ़ना है तो पैलियोबॉटनी के बारे में छात्रों हम लोग यहाँ पे विकल्प पे विचार कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का दिए गए प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये छात्रों माइक्रोस्कोप से लिया गया स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन है, ये है नर युग्मज, डिफरेंट टाइप के जो है पॉलन ग्रेन है, ये पौधों से निकलते हैं, पुष्प के जरिए से नर जननांग से मादा तक पहुंचते हैं और निषेचन की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न छात्रों 8वां कहता है कि उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा क्या है। अब उभयचर क्या है छात्रों, यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, यानी आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जो उभयचरों से संबंधित है। उभय का मतलब होता है छात्रों दो तरीका, यानी नेचर रखने वाला, डुअल कैरेक्टर्स रखने वाला, यानी उभयनिष्ठ। जैसे आपने पता होगा एम्फीबियन, आधा समय पानी में, आधा समय जमीन पर, आधा समय पानी, मतलब ये कहने का मतलब है कि डुअल टाइप का नेचर हो जाए, दो तरह के कैरेक्टर्स को रखने वाला उभयनिष्ठ या उभयचर से बना है। तो छात्रों कुछ ऐसे जीव हैं जो इस तरह के जीव हैं, यानी कि उभयचर हैं। उभयचर में सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो मेढक का है, फ्रॉग का है, ठीक है। अब सभी उभयचर नहीं हो सकते, अब क्रोकोडाइल मगरमच्छ रहता है पानी में, जमीन पर, तो आप कहोगे नहीं सर ये भी उभयचर है। अब दरियाई घोड़ा देखा होगा हिप्पोपोटामस, वो भी जो है पानी में पड़ा रहता है 18-18 घंटे, थोड़ा सा बाहर निकला फिर पानी में चला गया। तो छात्रों ऐसा नहीं है, यानी कुछ खास कारण है
जो उभयचरों को और इशारा करते हैं, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण में जो मेढक है टोड है छात्रों। आपने देखा एक जीव आता छिपकली की तरह से चितकबरे रंग का होता है, उसको सेलामेंडर बोलते हैं, एक थियोफिस बोलते हैं। तमाम तरह के जीव हैं जिनको उभयचर कहते हैं छात्रों। इथोलॉजी, मार्फोलॉजी, मैमोलॉजी और हर्पिटोलॉजी तो विज्ञान की एक शाखा है छात्रों जो सरीसृप के साथ साथ उभयचरों का भी अध्ययन करती है। सरीसृप कौन है? जो रेंग के चलते हैं, सांप, कछुआ, ठीक है छात्रों, मगरमच्छ, छिपकली, ये सभी जीव क्या है? सरीसृप में आते हैं। और छात्रों हमने बताया उभयचर में कौन कौन है, इन दोनों का सामूहिक अध्ययन हम जो विज्ञान की एक शाखा है जिसे छात्रों हर्पिटोलॉजी कहते हैं। दिए गए प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत। अब बहुत सिंपल सवाल आ गया रिकेट्स का, जिसे हम छात्रों सूखा रोग कहते हैं। अब यहाँ पे रिकेट्स और रिकेट्स को रिकेट्स ही लिख दिया गया है, हिंदी नहीं लिखा गया है इसकी। अगर हिंदी लिखी जाती तो छात्रों उसमें लिखा जाता सूखा रोग। सूखा रोग, अब नाम सूखा है लेकिन बच्चा सूखेगा नहीं। इट इज ए डिजीज एसोसिएटेड विद डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन बी। छात्रों आपको पता है विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, विटामिन बी से छात्रों बेरी बेरी रोग हो जाता है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल या कोलीकैल्सीफेरॉल होता है छात्रों, है ना। ये बच्चों के अंदर एक होने वाला रोग है जिसमें कि अस्थियों के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो जाता है। बचते कि आप देख सकते हैं स्थिति कैसी है। ऑस्ट्रोमलेशिया के तरीके से एक रोग है जो कि ये संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर आपने देखा 9 का ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न में। प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसमें कहता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के समय ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे होते हैं यूज एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, यानी जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय, ठीक है, यूज एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। सिंथेसिस किसको? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी किसको बनाने के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, इसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से पादप पौधे, ठीक है छात्रों, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल कराते हैं किसको बनाने के लिए? फिल इन द ब्लैंक। 4 ऑप्शन है सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज छात्रों। तो आपने पढ़ा होगा छात्रों कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की प्लस जो है छात्रों किसकी? जल की जो है जरूरत पड़ती है यहाँ पर, और अब बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O छात्रों, ठीक है। ये आपका बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, शर्करा है छात्रों, ये शुगर है। ग्लूकोज हमें भी चाहिए और प्लांट्स को, पादप को भी चाहिए, दोनों को। ये ऑटोनॉमस हैं, ये हमने बता दिया कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं स्वयं से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। दिए गए विकल्प के अंदर छात्रों ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने छात्रों ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विल्सन नामक रोग का लक्षण नहीं है? फिर याद दीजिएगा, विल्सन नामक डिजीज का कौन सा इसमें एक सिम्टम्स नहीं है। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन सही हैं, एक कोई गलत है जिसको आपको बाहर निकालना है। पहली कक्षाओं में भी हम कह चुके हैं छात्रों, जब ऑप्शन में नॉट लग जाए इसका मतलब 3 विकल्प सही हैं, कोई एक गलत है। पहला कहता है कि प्रॉब्लम्स विद स्पीच, यहाँ कह रहा है बोलने, निगलने या शारीरिक संबंध में समस्या पैदा हो जाती है। अब विल्सन डिजीज है क्या? ये भी तो पता होना चाहिए। पैरों या, ठीक है, पेट में द्रव का निर्माण, यानी कि पानी भर जाना पेट और पैरों में, रतौंधी हो जाना। चौथा है अनियंत्रित गति या मांसपेशियों में अकड़न का आ जाना। छात्रों देखिए विल्सन डिजीज जो होता है एक तरह की छात्रों एक हेरिडिटरी डिजीज है, आनुवांशिक रोग है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में छात्रों शरीर में कॉपर की कलेक्शन हो जाता है, यानी कॉपर का जमाव हो जाता है। तो ये नहीं कि अब कॉपर हर वक्त बैठे पी रहे हैं। तो इस समय एक ट्रेंड चल गया छात्रों की कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पीना, खाना, ये सब है, ठीक है। थोड़ा पता भी करिएगा अपने डॉक्टर से कि भाई कितना सही है कॉपर के अंदर जो है पानी रखकर बासी पानी पीना दुनिया का छात्रों, ठीक है। पर सिगरेट खूब पिएंगे, सिगरेट में कोई कमी नहीं, हुक्का में, बीड़ी में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन लोटम पानी जो पिएंगे छात्रों वो कॉपर में पिएंगे। अब ये नहीं देख रहे हैं कि फेफड़े हमारे कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है। उनको हम काला करखा बना दिए हैं बिल्कुल छात्रों, कोयला कर दिए हैं,
ठीक है, घर परिवार को सबको प्रदूषित कर रहे हैं, कॉलोनी में जहाँ जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में इतनी फिक्र ज़रूर है इनको कि लोटम जो है कॉपर का पानी होने। तो छात्रों हमेशा हर चीज़ अपने मन से ना करें, ना मन गढ़ंत करें, चीज़ें जो ऑथेंटिक हो, अप्रूवल हो, गवर्नमेंट जो है डॉक्टर्स हो या मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा हो, कोई चीज़ प्रमाणित हो, छात्रों उसी का अनुसरण करें, पता भी कर लें कि हाँ ये कितना सही है कितना नहीं सही, क्योंकि हर चीज़ छात्रों के अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना भी ठीक नहीं है। पानी ही बहुत अच्छी चीज़ है, अब ये नहीं कि पानी इतना पी ले कि पलटियाँ शुरू हो जाएं छात्रों, है ना। कोई चीज़ इतना ज़्यादा अच्छा है कि भाई हर चीज़ का एक अपना कॉन्ट्राडिक्शंस होता है, सब चीज़ का एक अपना एडवर्स इफेक्ट होता है। तो छात्रों हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है जब भी हो तो सचेत रहें, यानी अपने शरीर को लेकर कोई औषधि कोई दवा खाए तो बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, अच्छे डॉक्टर से, फिजिशियन से मिले समझे बुझे ना करें। तो ये विल्सन डिजीज जो है वो कॉपर का अकोमुलेशन होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसमें ऑप्शन सी को छोड़कर छात्रों सभी जो है यहाँ पे लक्षण बिल्कुल सही हैं। रतौंधी जो होता है वो छात्र में रात में धुंधला दिखाई देना, ये विटामिन ए के कारण होता है। तो दिए गए प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। 12वां प्रश्न बड़ा ही अच्छा है छात्रों, ये पूछा भी गया है, आपने स्टेट पीसीएस में देखा भी होगा। बैरियाट्रिक सर्जरी मेक चेंजेस टू ए पर्सन्स, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कह रहा है कि बैरियाट्रिक सर्जरी व्यक्ति के किस में परिवर्तन करती है, यानी कि एक सर्जरी एक प्रक्रिया है शल्य चिकित्सा का, जिसके अंतर्गत हम इनमें से किस भाग की सर्जरी की जाती है, उन्हें परिवर्तन किया जाता है पाचन तंत्र के अंदर, हृदय, नसिका मार्ग और फेफड़े में छात्रों। तो सबसे अच्छा विकल्प ऑप्शन ए है कि बैरियाट्रिक सर्जरी जो है छात्रों आजकल दूरबीन विधि के द्वारा आपने देखा है कि जो चर्बी जमा हो जाती है, फैट वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको कम करने का एक अच्छा सा प्रोसेस है ये, जिसे हम बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं छात्रों। शल्य चिकित्सा है, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ये भी एक बहुत एडवांस लेवल का काम है, स्पेशलाइजेशन होता है इसके लिए, अलग से आपको हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो कि जीआईटी ट्रैक से रिलेटेड हो, बैरियाट्रिक सर्जरी करते हो, उनके सुपरविजन में छात्रों ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पे आपके जो पेट वेट की जो अंदर कार्यशैली है, कार्यशैली को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन उसकी जो है मार्फोलॉजी को हम सुधार सकते हैं, आकारिकी को उसकी सुधारा जाता है बैरियाट्रिक सर्जरी के द्वारा छात्रों। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये कई बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न छात्रों बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल। अब सेब तो आप लोग खूब खाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सेब के अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आती है छात्रों, ठीक है। इसमें कोई कहता है कि ईस्टर की है, कोई ईथर की है, कोई कहता है सीटोन की है, तमाम दुनिया की बात है। कुल मिला के देखिए छात्रों तो एक एसिड है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, मैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड छात्रों, ये जानना बहुत ज़रूरी। तो आपको बता दें छात्रों इसके अंदर जो है तेज़ जो महक आती है बेसिकली वो मैलिक एसिड की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर ईस्टर भी पाया जाता है जिसकी उसकी होती है, देख लीजिएगा आप लोग। मैलिक एसिड जो होता है क्योंकि सोर्सेज C4H4O4 छात्रों, आई थिंक ये इसका फार्मूला है, आप देख लीजिएगा, आप भी रिलेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि कोई चीज़ हो सकता है कि है ना गलती से भी हो जाए हमसे, कारणवश भाई, ठीक है, अब से हम इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। तो यहाँ C4H4O4 एप्पल सेब में मैलिक एसिड है, और इसी तरह से टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड छात्रों ना, तमाम तरह के एसिड्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, उनके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या है। तो सेब के अंदर, और खास तौर से कच्चा सेब अगर है तो उसमें मैलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि कच्चा सेब खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें मिठास तो बिल्कुल नहीं होगी, एसिड्स की तेज़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। अगला 14वां प्रश्न कहता है कि जाइलम, नाम सुना होगा आपने, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बढ़िया क्वेश्चन है कि जाइलम को हम लोग हिंदी में छात्रों शुद्ध दारू बोलते हैं, ये ठीक है, दारू, ये शुद्ध हिंदी बॉटनी के शब्द में। जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन में मदद करता है? तो आपने छात्रों पढ़ा होगा कि कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, यानी पादप के अंदर, या वस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कन्वे करने वाला, जैसा कि हमने पूर्व जो है कक्षा जो कराई है यूट्यूब पे भी आपके, उसमें भी हमने बताया है, वस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू, यानी किसी चीज़ को लाना ले जाने के लिए ऊतक पाए जाते हैं स्पेशल टाइप के, किसके अंदर? प्लांट में। उनका एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोयम। तो जाइलम जो होता है छात्रों बेसिकली वो पानी को प्लांट्स के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो लगा दिया इसने फूड, तो फूड वाला जो मैटर है वो फ्लोयम से जुड़ा हुआ है। फ्लोयम फूड को और मिनरल्स को कन्वे करता है पूरे प्लांट में, और जाइलम बेसिकली छात्रों पानी को पहुंचाने का काम करता है। ये बीच वाले हिस्से में पौधे के पाया जाता है और छाल में फ्लोयम पाया जाता है छात्रों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर देखें तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल
करेक्ट होगा। 15वां प्रश्न भी बड़ा ही पढ़ा हुआ आपको लग रहा होगा कि बड़ा 15वां प्रश्न भी जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ महसूस हो रहा है। कह रहा है कि हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। छात्रों इसमें कह रहा है कि 5 जगत का जो क्लासिफिकेशन है जंतुओं का, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल और प्लांट का पढ़ाया है, इसीलिए कहते हैं कि हर क्लास को पूरा करिए। पूरी क्लास करेंगे तो ये दिक्कत आएगी नहीं। अब मान लीजिए बहुत सारे छात्र ये वाला क्लास कर रहे हैं तो आप दिमाग में उनके है कि नहीं घंटी बजेगी भाई ये में कौन होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई वो वाला पढ़े होंगे तो ये वाला प्रैक्टिस वाला क्लास कर लेंगे आप। तो लोग कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं है सर, है ना, हमको रटना है, अच्छी बात है रट लीजिए। हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट मायर। यानी जंतुओं जीव जंतुओं को 5 जगतों में बांटने का सबसे पहले काम 1969 में एक महान वैज्ञानिक ने किया था। अर्नेस्ट मायर, आर.एच. व्हिटेकर, एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग, डी.आई. इवानोव्स्की। अब छात्रों इवानोव्स्की को तो आप जानते हैं वायरस की खोज वाले, एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग जिन्होंने जो है वायरस को क्रिस्टलाइज करने में मदद किया था, नाम भी दिया इन्होंने। आर.एच. व्हिटेकर छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 5 हाथ की जो उंगलियां होती हैं उसी तरह से जीव जंतुओं को 5 भागों में बांटा, जिसमें हमने आपको बताया था कि पहला जो जगत है मोनेरा है, जिसके अंदर बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे जीव आते हैं। दूसरा छात्रों जो है वो हमने आपसे बताया था प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के अंदर हमने आपसे बताया था जो प्रोटोजोआ हैं, यानी कि जो एक कोशिके वाले जीव हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वो आते हैं। तीसरे में छात्रों हमने आपसे बताया था कि फिर आपका फंगाई हैं, फफूंद आते हैं, कवक, मशरूम वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे छात्रों तो प्लांट किंगडम आएगा, उसके बाद बढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम आएगा। इसी तरह से छात्रों 5 जगत को बांटने वाले 1969 में वैज्ञानिक का नाम था आर.एच. व्हिटेकर। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट वन अगला हम लोग छात्रों इसमें देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। कहता है कि गैलीलियो के गिरते पिंडों के नियम का दूसरा नाम क्या है, यानी अल्टरनेटिव नेम ऑफ गैलीलियो लॉ, है ना। गैलीलियो का एक लॉ है, वो कहता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी। कोई बॉडी अगर गिर रही है, ऊपर से ड्रॉप कर दी गई है, तो गैलीलियो साहब वही जो दूरबीन वाले छात्रों, आपको पता होगा ना, टेलीस्कोप का आविष्कार इन्होंने किया था, लेकिन न्यूटन साहब के साथ इनका नाम आ गया है। तो न्यूटन के 3 खास नियम छात्रों आपने पढ़े होंगे। तो जो पहला वाला नियम है छात्रों उसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, जिसमें कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है छात्रों, जो पहला वाला नियम है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को छात्रों लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहते हैं, गैलीलियो लॉ। ठीक है, क्योंकि गैलीलियो साहब इनसे पहले बता चुके थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, गैलीलियो लॉ इसी को बोलते हैं छात्रों। ठीक है, तो अगला प्रश्न पर आते हैं। धातु कर्म भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सवाल क्या है, इस पर जोर देना है हमें आपसे। वो थर्मामीटर के बारे में पूछ रहा, उस तापमापी के बारे में पूछ रहा जो धातु कर्म यानी मेटलर्जी, जब धातुओं को तपाया जाता है, उनका शुद्धिकरण भट्टियों में किया जाता है, तो उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। उस वक्त टेम्परेचर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर और थर्मिस्टर। तो छात्रों चौथा वाले को तो हम बिल्कुल ही पहले से हटा दें, थर्मामीटर तो बिल्कुल ही हटा दीजिएगा, क्योंकि भाई क्लिनिकल थर्मामीटर। तो थर्मामीटर छात्रों सभी का नाम है। जो थर्म का मतलब होता है ताप और मीटर का होता है मापी, ताप को नापे वो सब थर्मामीटर है। लेकिन चिकित्सीय थर्मामीटर अगर आपने कह दिया तो फिर डॉक्टर वाला हो गया। ठीक है, अगर आपने कहा थर्मोकपल थर्मामीटर, ये भी थर्मामीटर है। थर्मोकपल ताप युग्म तापमापी, जैसा कि हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स, याद होगा हीट वाले चैप्टर में जाके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ जो बचा है छात्रों उसका नाम है पायरोमीटर। पायरोमीटर भी हमने आपको बताया था कि अति ऊंचे तापमान को नापने में प्रयुक्त होने वाला थर्मामीटर है, जिसे हम पायरोमीटर कहते हैं छात्रों। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 200 से लेकर करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान ये नाप सकता है। तो ये है छात्रों पायरोमीटर भट्टी के अंदर। अब जरूरी नहीं कि ये हो छात्रों, इमेज लगाया है, हो सकता है कि थर्मामीटर जो पायरोमीटर है वो कुछ और तरह का आपको नजर आए एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज लगाना महज कभी कभी क्या होता है कि रिलेट करना होता है चीज़ों को दिमाग में बैठाने के लिए। क्योंकि 18वां प्रश्न कह रहा है कि विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एन आंट बाइट्स। देखो है ना, आंट मतलब होता है यहाँ पे चींटी के बारे में कह रहा कि अगर आपको चींटी काटी होगी, जाहिर से बात है ज़िंदगी में कभी ना कभी तो चींटी काटती है ना छात्रों, अनुभव होगा। नहीं काटती तो आप देखिएगा उससे कटवा के एक बार, तो चींटी देखिए काटती है तो फिर कैसा दर्द होता है, तो आपको पता चलेगा कि चींटी ने एक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। वही यहाँ पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
दूसरा कह रहा है फॉर्मिक एसिड, तीसरा कह रहा है एसिटिक एसिड, चौथा कह रहा है फास्फोरिक एसिड। जिनको बहुत आसानी से याद हो गया, एकदम रट गया है, तो उनको लगता है कि इंडाइजेशन से होने लगता है, कहते जल्दी बढ़ो सर, जल्दी बढ़ाओ, अगला क्वेश्चन लाओ, है कि नहीं। उनको बड़ी तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम रट गया। लेकिन छात्रों एक मज़ेदार बात है कि फार्मिक एसिड रट के अगर आप बैठे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों आपको पता है कभी कभी उसका असली नाम पूछ देता है, मिथेनोइक एसिड दे देगा। जब मिथेनोइक दे देगा तब फिर आपको बात समझ में आएगी कि हाँ अच्छे से हमको पढ़ना चाहिए छात्रों। HCOOH है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड और इनका सही नाम है मिथेनोइक एसिड। और ज़रूरी नहीं कि लाल चींटी, ये मधुमक्खी भी छोड़ती हैं, मधुमक्खी भी आपको काटी होगी, जिसको काटी वो अनुभव हो रहा होगा उसको, है ना, कितनी ज़्यादा बर्निंग होती है उसके बाद। ठीक है, आपने देखा ऐसा लगता है पानी भर दिया गया और जहाँ पर वो काटती है एकदम बाउच बन जाता है पानी की थैली की तरह से, आँख हो तो एकदम लटक जाएगी, आपने देखा होगा। तो फॉर्मिक एसिड जो होता है छात्रों से बड़ी तेज, और बिच्छू के डंक में भी छात्रों मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है। आप बिच्छू से भी कटवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी है फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड को तो आप जानते ही छात्रों, सिरके के अंदर मिल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेट के अंदर निकलता ही रहता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है छात्रों। बहुत बढ़िया सवाल है फिजिक्स का। देखो छात्रों, गुरुत्वाकर्षण आप जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो एक तरह का ऐसा बल है जो पृथ्वी पर वस्तुओं के बीच, पिंडों के बीच में, और अलग अलग पिंड जो आकाशीय पिंड हैं उनके मध्य भी काम कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल वाला जो आपको याद होगा, न्यूटन साहब ने कहा था कि F बराबर m1 m2 अपान r स्क्वायर। उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, कहा तो जो कि आकाश में या अंतरिक्ष में कोई भी दो पिंड हैं उनके बीच जो बल लगता है छात्रों, आकर्षण बल या जो भी कहे हम लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसको उन्होंने समझा। लेकिन पृथ्वी के अगर संदर्भ में बात करें कि हमारी जो अर्थ है छात्रों वो कैसी है, जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है भू आकृति। तो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया छात्रों नॉर्थ पोल। और आपको पता ही कि छात्रों फिर इसके बाद लाइनें आ जाती हैं। लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये लाइन ऑफ आपका इक्वेटर हो गया, विषुवतीय रेखा, फिर उसके बाद कर्क रेखा, फिर छात्रों ठीक आर्कटिक लाइन हो गया, अंटार्कटिक लाइन हो गई, फिर इसको बोलते हैं छात्रों मकर रेखा, है। तो सब आपने लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर सब पढ़ लिया। लेकिन छात्रों हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की जो वैल्यू है, मान है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। जैसे हम बात करें कि अगर पृथ्वी के केंद्र में चले जाएं तो ये 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम सतह पर आ जाएं भूमध्य रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर, तो लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और छात्रों अगर हम पोल पर चले जाएं, ध्रुव पर, वो भी खास तौर से नॉर्थ पोल पर, तो क्या होगा कि सबसे ज्यादा मान हो जाएगा छात्रों। तो अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप कहेंगे ध्रुवों पर छात्रों। पृथ्वी चपटी होती है, और उसके बाद सबसे कम कहेंगे 0 कहाँ पर होगा, पृथ्वी के केंद्र में। चंद्रमा पर अलग हो जाएगा, मंगल पर छात्रों अलग हो, सब जगह अलग अलग मान होगा। तो दिए गए प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी छात्रों यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है छात्रों। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी को, मॉइस्चर को। अब मॉइस्चर कैसे होते हैं आपको पता है छात्रों कि अब जैसे बरसात का महीना आया, चिपचिपी हुमस वाली गर्मी है, ठीक है। नवंबर का महीना आया तो खूब ठंडी हवा चल रही, एकदम सूखी चल रही। दिसंबर आया तो फिर से नमी है लेकिन ठंडक बहुत है, ठीक है छात्रों। मई और अप्रैल का महीना है, बहुत ज़्यादा सूखी गर्मी है, नमी बिल्कुल ही नहीं है, कपड़ा आपका 5 मिनट में सूख जाता है। अगस्त सितंबर का महीना है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा है। तो छात्रों क्या होता है कि हमारी जो वायु है इसके अंदर जो जल की मात्रा है वो घटती बढ़ती रहती है। तो जितना ज़्यादा वायु में हमारे जल की मात्रा होगी उतना ज़्यादा वो नमी पैदा होगी, यानी मॉइस्चर होगा। जितना वायु के अंदर जल की मात्रा कम होगी उतना वायु हमारी सूखी होगी और हल्की होगी। तो छात्रों जो वायु में उपस्थित जो जल की मात्रा होता है वो उसी को हम लोग नमी कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं, ठीक है। या उसको नापने के लिए छात्रों जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रो HYG और हाइड्रो वो अलग है। हाइड्रो देखें यहाँ पे छात्रों डेंसिटी ऑफ वाटर को नापता है, यानी जल के घनत्व को नापता है, तो हाइड्रोमीटर। और अगर आपसे कहे कि नमी को नापता है छात्रों तो आपको पता ही है कि हाइग्रोमीटर नापता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार ये आपके सिविल के सर्विसेज की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, ठीक है, हाइग्रोमीटर। अगला छात्रों 21वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लीज।
अब बता भी दे रहा है कि फीमेल है और मॉस्किटो भी है और एनाफ्लीज है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि फीमेल। देखो जितना भी छात्रों हमने आपसे बताया कि मच्छर काटे तो समझ जाइए काटी, काटी का मतलब वो फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल मच्छर अभी तक तो फिलहाल हमारे सुनने में ऐसा आया है कि मेल मच्छर नहीं काटते हैं, ठीक है, वो फीमेल ही काटती हैं। तो पहली चीज़ तो फीमेल लगाओ या ना लगाओ, एक बात। दूसरा छात्रों क्या है कि मच्छरों की तमाम प्रजातियां हैं। कभी क्यूलेक्स का नाम सुना होगा, कभी एनाफ्लीज का नाम सुना होगा, कभी छात्रों आपने सुना होगा एडीज एजिप्टी। ये 3 बड़ी ऐसी प्रजातियां हैं जो धुआंधार ऐसी खतरनाक बीमारियों को पैदा करने में मदद करती हैं। तो अब भाई आपसे पूछ रहा चिकन पॉक्स, तो आपको पता है कि विषाणु जनित रोग है, एक वायरल डिजीज है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं जो कि मच्छर से नहीं होता। मलेरिया छात्रों आपका नाम सुना सुना सा लग रहा, मलेरिया के भी 5 प्रकार है विश्व में, 5 प्रकार के, ठीक है। भारत में जो होता है उसका एक मलेरिया अलग है, अफ्रीका में अलग है। ब्लैक फीवर जो होता है, काला ज्वर जो छात्रों होता है, ये भी एक मलेरिया का ही टाइप है, जो कि काले पानी का ज्वर भी बोलते हैं हम लोग, ब्लैक वाटर फीवर, जो कि अफ्रीका में बहुत होता है। कॉलरा छात्रों ये मक्खी के द्वारा फैलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया जो है एक मच्छर द्वारा पैदा होने वाला रोग है, पैदा नहीं फैलने वाला छात्रों। अगर हम पैदा होने वाला कहेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, क्योंकि ये वेक्टर हैं, ये वाहक हैं छात्रों। इनका काम केवल उठाना कीटाणु को, जर्म को ले जाकर पहुंचा देना शरीर में, बस इनका काम ये है, बस और कुछ नहीं। इनसे नहीं होता, होता किससे? परजीवी के द्वारा, जो इनके अंदर बैठ के जाता है, हमारे ब्लड पर हमला करता है, उसको हम लोग जो है बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 22वां प्रश्न आपके सामने है छात्रों, पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? और दाने दाने में केसर, जैसा कि आप सुनते रहते हैं छात्रों, थोड़ा सा मजाकिया हम आपको बता रहे हैं कि दाने दाने में केसर, क्योंकि केसर इतना महंगा है छात्रों कि आपको पता ही भी होगा कि भाई उतना आसान नहीं कि 2 रुपये की पुड़िया पान मसाले में आपको केसर मिल जाए, है कि नहीं। लोग शादी बारात में, घर में हलवाई लोग मिठाई में डालने के लिए, आप भी अपने घर में लाएंगे केसर युक्त दूध, बादाम युक्त दूध पीने के लिए। तो केसर जो होता है वो छात्रों, फूल तो छोड़ दो, फूल के एक हिस्सा होता है, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि उस किस भाग से प्राप्त होता है। तो भारत के अंदर अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर सेफ्रॉन का, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रूट जड़ से, पेटल्स पंखुड़ियों से, स्टेम तना से, स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, छोटी छोटी पंखुड़ियों के बाद एक जो है निकली रहती हैं, लताएं होती हैं छोटी छोटी से छात्रों, हम कह सकते हैं रोम जैसे बाल, वो होते हैं केसर। उनको कलेक्ट करते हैं, ग्राम में छात्रों बिकता है जैसे सोना बिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कंफ्यूजन हो तो आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा कि कैसा दिखेगा ये। एट व्हाट टेम्परेचर, फिजिक्स का सवाल आ गया, एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब यहाँ बता रहा है, हमने आपको पढ़ाया था, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर से कह रहे हैं अच्छे से जाके। डिफरेंट टाइप की स्केल होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन, र्यूमर, कैल्विन। उसी के संदर्भ में कह रहा कि भाई फ़ारेनहाइट पर बताओ कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट पर पानी जम जाएगा, यानी फ्रीज कर जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है छात्रों। तो आपको पता होगा कि अगर हम फ़ारेनहाइट पर देखें, जैसे सेल्सियस पे देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, फ्रीज करता है, जम जाता है, और 100 डिग्री पे पानी क्या होता है छात्रों, उबल जाता है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट पर देखें छात्रों, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जमेगा, जितना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जितना कि इधर सेल्सियस पर 100 डिग्री होगा। तो है कोई ऑप्शन? ये देखिए ऑप्शन ए 32। कितना आसान सवाल था, हाँ आसान लग रहा छात्रों इसलिए क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको भी कर पाना बड़ी मुश्किल सी बात है, क्योंकि लॉट ऑफ कंटेंट आपके पास है। हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक सब पढ़ना है ना आपको, इसीलिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट खाली थोड़ी नहीं कि साइंस पढ़ना है, तो सबके साथ में पढ़ना है, इसलिए चैलेंज है, एक दिमाग पर रखना बात बड़ा चैलेंजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए है। तो इसको इसीलिए कहा कि आप क्लासेस ज़रूर करें, प्रॉपर क्लास करें, पूरी करें, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हों। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, कभी ट्रिकी और तुक्का उक्का वाली चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा ना दें, क्योंकि सिविल सर्विसेज का ट्रेंड अब जो है छात्रों बदल गया है। 24वां प्रश्न आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल शॉन बाय इट्स सिंबल। यहाँ पे आपसे बता रहा, बड़ा अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हैं 4 में से जो प्रतीक के रूप में बताई गई है? पूरा नाम नहीं है, सिर्फ आपको हिंट कर रहा।
चार धातु उनके प्रतीक सिंबल दे दिया गया आवर्त सारणी से निकालकर, आमतौर पर बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए उपयोगी है। यानी बल्ब का फिलामेंट, वही बल्ब जो पुराने एडिशन वाले बल्ब, अब ये एलईडी वगैरह नहीं छात्रों, सीएफएल वगैरह, ये जो पुराने जो बल्ब आते थे हल्की पीली रोशनी वाले, तो उन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसके अंदर जनरली सा कौन यूज होता है, तो आयरन कह रहा ये, क्योंकि Fe माने आयरन है। और An छात्रों यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है, An कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पे Ar As हो सकता है, तो As कहेंगे तो आर्सेनिक हो जाएगा, Ar कहेंगे तो छात्रों आर्गन हो जाएगा, ठीक है। An देख लीजिएगा, हो सकता है आवर्त सारणी में 118 तत्व में कोई तत्व हो, लेकिन Ag सिल्वर अर्जेंटम नहीं है। W जो छात्रों आ गए, ये W जो है ये वही W है, इनका नाम है वोल्फ्रामाइट या वोल्फ्राम बोलते हैं, जिसको हम टंगस्टन कहते हैं सिंबल, क्योंकि कई सारे लर्नर इसी को गड़बड़ करके आते हैं। तो 24वें का जो डी ऑप्शन होगा, फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का है। और छात्रों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरे आवर्त सारणी में इससे ऊंचा गलनांक किसी का नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट 3115 डिग्री सेल्सियस, उसका असली नाम क्या है, वोल्फ्रामाइट या वोल्फ्राम। 25वां प्रश्न है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। अब बिल्कुल छोटा सवाल है, बिल्कुल देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। डायनामाइट है ना, तो डायनामाइट के भी कई सारे नाम हैं छात्रों। तो एक साइंटिस्ट है, कहते हैं कि धोखे से उनसे ये बन गया, ठीक है, अब विस्फोट करने लगा, पूरी दुनिया घबरा गई, फिर है कि नहीं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हम पावरफुल बन जाए, हमसे लोग घबराएं, हमें इज्जत दें, हमें प्रेस्टिजियस, हमें वैल्यूबल समझे, है कि नहीं। हर आदमी और कहले मेहनत कर रहा, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी चीज़ें, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर रहता है कि हम ही हम रहें, हम सबसे अलग रहें, हम सुपीरियर रहें। तो भाई इन्होंने बना तो दिया, इन्होंने चार में से एक नाम है, कोई जेबी डनलप है, टायर वाले हैं, जेम्स सीमन, इनका नाम सुना ही होगा, पीटर हार्गेविस, इनका नाम तो सुना ही नहीं होगा, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल का नाम आपने सुना है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि इनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को छात्रों दिया जाता है 6 विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, ठीक। स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे, नाम था इनका अल्फ्रेड रसल वॉर जो है नोबेल था, और इन्होंने बनाया छात्रों नोबेल, यानी कि डायनामाइट का आविष्कार किया छात्रों। और डायनामाइट की मारक क्षमता काफ़ी खतरनाक होती है, जिसे छात्रों हम लोग TNG भी कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि छात्रों ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26वां प्रश्न कहता है कि सूर्य के साथ साथ पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात आ गई छात्रों ग्लोबल वार्मिंग की। अब ग्लोबल वार्मिंग गैस और ओजोन लेयर डिप्लेटिंग गैस दोनों आप पढ़ चुके हैं, तो ओजोन को डिप्लेट करने वाली बात नहीं कर रहा, यहाँ कह रहा है कि भाई जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ रहा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग में। कौन ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार है। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, और चौथा नाइट्रोजन है। तो छात्रों नाइट्रोजन से भी कोई मतलब नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी हमें कोई खास मतलब नहीं, ऑक्सीजन से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन CO2 जो है इस समय पूरी दुनिया के अंदर चैलेंज बना बैठी है। कारण ये है कि छात्रों चौथी ऐसी गैस है हमारी पृथ्वी पर, देखा जाए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन के बाद, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यह CO2 जो है वो आम देख रह सकते हैं जैविक क्रियाओं के द्वारा आराम से जो है वो रिलीज होती रहती है, और गैस भले इतना ज़्यादा नहीं रिलीज होंगी जितना ज़्यादा ये, अब आप सांस छोड़ रहे हो तो भी CO2 निकल रही, टायर जल रहा, कूड़ा जल रहा, कचरा जल रहा, आग जल रही, भट्टी अंगीठी कोई भी चीज़ चल रही, फैक्ट्री चल रही, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकले छात्रों। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग अगर देखें तो 26वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका शरीर खंडित होता है। यानी छात्रों आपको कह रहा कि इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से, खंडित का मतलब इस तरह से छात्रों बना होगा, यानी कि उसके अंदर खंड खंड से होंगे, यानी आप देखेंगे तो छात्रों उसके अंदर खंड बने होंगे, ठीक है, इस तरह से खंड बने होंगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर खंडित होगा। फाइलम मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी होती है इसके अंदर, सीप वगैरह पढ़ चुके हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा वगैरह, काकरोच वगैरह जिसमें कीड़े मकोड़े हैं छात्रों। फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसके अंदर सिलोन पाई जाती है, यानी कैविटी पाई जाती है। सिलेंट्रेटा जैसे पानी के अंदर, ठीक है छात्रों, जैसे सिलेंट्रेटा जीव आते हैं। एनिलिडा, एनिलिडा जो है छात्रों ये अलग है बिल्कुल, इनको हम बोलते हैं अर्थवार्म या केचुआ, सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है छात्रों इसके अंदर। नेरिस एक जीव होता है वो भी इसके अंदर। हेलोडिमा यानी कि हम बोलते हैं हेरोडिना, जिसका मतलब जोंक होता है छात्रों, लीच होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी क्या है छात्रों, इनकी बॉडी खंडित होती है, सिगमेंटेड होती है, इसलिए हम लोग इनको एनिलिडा संघ के अंदर रखा गया, फाइलम एनिलिडा। 28वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके बीच सिनैप्स गैप मौजूद है। छात्रों देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सिनैप्स एक गैप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो पूछ रहा किन के बीच में पाया जाता है सिनैप्सिस या सिनैप्स। टू न्यूरॉन्स,
न्यूरॉन्स क्या है, हमारी मस्तिष्कमय तंत्रिका की तंत्र की कोशिकाएं हैं, उनके दोनों के बीच में जहां गैप होता है उसको बोलते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारे जो ब्रेन है और हमारी रीढ़ की हड्डी उसके है। टू किडनीज, दो वृक्क के बीच में जो गैप है। नन ऑफ दीज, तो छात्रों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा टू न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में जहाँ पे ज्वाइंट पर एक गैप होता है हल्का सा, उसी को बोलते हैं सिनैप्स गैप। सिनेप्टिकल एंड होता है, वहीं पर आके न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे जो उद्दीपन आते हैं आपके अंदर, जो आपने केमिकल मैसेंजर जो होते हैं, आपने पता ही होगा छात्रों कि हमारे अंदर जो उद्दीपन होता है, जैसे आपको चींटी ने काटा, संदेश तुरंत पहुंचेगा नर्व तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक। तो कैसे पहुंचेगा, दो तंत्रिकाओं के दो नर्व के बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है छात्रों, उसी से संकेत आगे पीछे दोनों में पहुंचते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स गैप। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 29वां प्रश्न है, विच ऑर्गन हैज फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यानी इनमें से कौन सा अंग है जिसमें कि छात्रों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह के मिलेंगे आपको अंदर देखने में, है ना। विच कॉल्ड एज ए विलाई और सिंगुलर विलस, एक है तो सिंगुलर विलस बोलेंगे और मल्टीपल है तो विलाई बोलेंगे, बस ये कह रहा है। कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक, बड़ी आंत, ब्लैडर मूत्राशय, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक। छात्रों तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला क्लास करना चाहिए छात्रों। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला अगर आप क्लास करेंगे तो ऑप्शन सी आपको वहां मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। छात्रों यहाँ देख लीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसके अंदर क्या रहता है कि यहाँ पर उन आंतों के अंदर इस तरह के प्रोजेक्शन अंदर की ओर बने होते हैं छात्रों, ठीक है। इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और भोजन हमारा इसके अंदर पचते हुए चला जाता है पोषण। तो सबसे ज़्यादा पाचन की प्रक्रिया भी पूछी गई, कहाँ पर होती है, इस ऑर्गन में। लास्ट 30वां सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। छात्रों नॉट लग गया है, हमने आपसे बताया कि जैसे नॉट लग जाए 3 ऑप्शन सही 1 गलत। कह रहा है इसमें से कौन सी एक राशि सदिश नहीं है। एक राशि सदिश नहीं, इसका मतलब 3 राशियां सदिश हैं। तो सदिश राशियां वो हैं जिनमें परिणाम भी हो और दिशा भी हो। त्वरण कैसी राशि है, सदिश है, ठीक। फोर्स बल कैसी राशि है, सदिश है। वेग वेलोसिटी कैसी है, सदिश है। तो बचा कौन छात्रों, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। और ये काफ़ी ज़्यादा अपवादित भी है छात्रों, इस पर कई सारे डिस्प्यूट भी हैं कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप किस में रखेंगे, आप जो है छात्रों अदिश राशि में रखेंगे। अन्य विकल्प जितने भी हैं वो सभी सदिश राशि की ओर संकेत करते हैं। तो छात्रों ये थी आज की हमारी क्लास 11वीं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में, हो सकता है प्रश्न का लेवल बहुत कम रहा हो, लेकिन चीज़ें समझने के लिए आगे भी हम लोग फिर प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए भी, जिसमें हम तैयारी कराएंगे आपको आने से पहले भी, और लेवल हम बढ़ाएंगे। ये भी नहीं समझ लीजिएगा, लेवल हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम आदत डाल रहे बिल्कुल आपको दवा की तरह से, डोज की तरह से, क्योंकि पहले हल्का बूस्टर फिर उसके बाद बूस्टर डोज आपको दी जाएगी। इस पर आप अपने आप को एडिक्ट कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, क्लासेस पूरी करिए। और पूरी क्लास करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है छात्रों। उम्मीद है कि आप आगे की क्लास को भी करेंगे और पूरे क्लास को करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू।